ओके, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। ओके, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है आरएमएस वैल्यू के बारे में। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है? 0.707 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ओके, इसको हम लोग IM अपॉन √2 भी बोलते थे, ठीक है। उसी तरह से I एवरेज क्या होता था? 0.637 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, और ये होता था कितना? 2/π टाइम्स IM। ओके, अगर इन दोनों को सेम ग्राफ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, I वर्सेस T का ग्राफ, सो दिस इज IM साइन ओमेगा T। ओके, दिस इज IM साइन ओमेगा T। तो ये जो वैल्यू है, ये करंट एम्पलीट्यूड, दिस वन, दिस इज IM। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम लोग, किसी ने भी बोला मैग्नीट्यूड करंट, करंट मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको? करंट एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, और जो आपका ये अगर IM है तो ये हो गया आपका बिल्कुल मिडवे में IM/2, और इससे जस्ट ऊपर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू होगा करंट का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज I एवरेज। ओके, समझ रहे हैं ना? ये दिस इज I एवरेज। और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? I RMS। समझ आ रहा है? सो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा? I एवरेज, उससे बड़ा I RMS, और सबसे बड़ा IM। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है अरेंज करने के लिए। ओके, ठीक है, इतना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। RMS का फुल फॉर्म नहीं बताएगा? इससे पहले वाली क्लास में क्या सो रहे थे? रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग दोबारा भी देखेंगे NCERT के तरीके से भी कि किस तरह से होता है रूट मीन स्क्वायर। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक AC वैल्यू, AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेसिस्टर, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें AC वैल्यू, AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग सप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे जो अभी जो टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर NCERT में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सिंपल। अगर चाहिए तो आप लोग को मैं, ठीक है, उसको बाद में करा देंगे क्योंकि ऑलरेडी आज ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है, सब सेट करने में। तो हम लोग उसको बाद में देख लेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बैक एक्सरसाइज का। ये किसका सिंबल बनाया मैंने अभी? किसका सिंबल है? अल्टरनेटिंग करंट का, और वोल्टेज भी, क्योंकि ऐसा ही होता है, साइनोसॉइडली वेरी करता है। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। और कैसा वेरी कर रहा है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज? कैसे वेरी कर रहा है? साइनोसॉइडली, ठीक है। तो यहाँ से आप, जैसे ये AC सोर्स है, इससे करंट कितना निकलेगा? I। ओके, और इसका रेसिस्टेंस कितना? R गिवन है, ठीक है।
यहाँ तक समझ आ रही है बात? सो लेट द वोल्टेज सप्लाइड V इज इक्वल्स टू, लिखा है यहाँ E है बट आप इसको वोल्टेज सप्लाई क्या मान लेंगे, Vm साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि वोल्टेज को और करंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सप्लाई किया। ठीक, अब यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज से इस रेसिस्टेंस में या इस सर्किट में, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अप्लाइंग कौन सा लॉ लगाएंगे करंट निकालने के लिए, यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल या लॉ। ठीक है, दिस इज व्हाट सम ऑफ ऑल द वोल्टेज कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पोटेंशियल ड्रॉप है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ नेटवर्क या अक्रॉस द लूप इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, E। ठीक है, E की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख दें, V या Vm साइन ओमेगा टी। ओके, और ये इस तरह से अगर जा रहा है तो यहाँ पर करंट आएगा, तो इस जगह कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा बताइए, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I इंटू आर। तो प्लस या माइनस, माइनस I इंटू आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक, तो इसको हमने मान लिया है। तो यहाँ पर करंट और पाथ है ना क्या है, सेम है, तो इसलिए माइनस आई आर। क्लियर है ना? चलिए, सो यहाँ से आप बता सकते हैं कि Vm साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर I की बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए, Vm अपॉन आर। ये R इधर आ जाएगा, मैंने इसको उधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। I इंटू आर इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। तो R जो है इधर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से आप बताइए ये आपको क्या लग रहा है, Vm अपॉन आर, ये क्या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। वोल्टेज पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस क्या देता है, करंट। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा, दिस इज व्हाट Im। ठीक है, दिस इज Vm अपॉन आर को हमने क्या लिख दिया, Im साइन ओमेगा टी। ओके, वेयर यू कैन से दैट दिस Im इज इक्वल्स टू Vm अपॉन आर। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया ये Vm अपॉन आर इक्वल्स टू I? कैसे होता है, क्यों होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, लेकिन हम लोग ओम्स लॉ जो क्लास 10th में पढ़ते थे, याद कीजिए, वहाँ पर यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड रहता था, याद है? तो अल्टरनेटिंग करंट होता था या डायरेक्ट करंट होता था, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सिर्फ डायरेक्ट करंट के लिए एप्लीकेबल है ना, अल्टरनेटिंग करंट के लिए थोड़ी होगा एप्लीकेबल, बोलिए, नहीं होता है ना। ओम्स लॉ तो हम लोग सिर्फ 10th में पढ़े थे, वहाँ पर तो बैटरी लगी होती थी, एसी सोर्स थोड़ी रहता था, कि रहता था, नहीं रहता था। यही तो दिक्कत है, पेपर में यही सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा घुमा फिरा के। नहीं, सिंपल सी, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ एसी एंड डीसी, या फिर ओनली एसी ओनली डीसी, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तब क्या करेंगे, हाँ, both AC and DC, Ohm's law applicable to both AC and DC। so यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं according to Ohm's law। ओके, आ रही बात समझ में? so हम लोग ये बोल सकते हैं Ohm's law is applicable to both AC as well as DC। ठीक है, इतना ये हो गया, I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। चलिए, इतना लिख लिया सबने।
अच्छा, अब यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं इधर की तरफ, इधर की तरफ IM है या VM है, दोनों में से कुछ भी है, ठीक है, और इधर की तरफ ओमेगा टी है। ओके, एक ग्राफ हमारा ऐसे है, मतलब इस तरह से, और दूसरा ग्राफ है हमारा इस तरह से, एक साइकिल के लिए बनाया है बस, ठीक है। ओके, तो अब आप लोग बताइए कि इस दोनों में से कौन सा VM वोल्टेज वाला ग्राफ है और कौन सा करंट वाला ग्राफ है। ये हो गया ये सिचुएशन, या फिर जो मैंने लिखा इसका उल्टा, ये अगर I बोल दूं और ये V बोल दूं, कौन सा दोनों में सही है। देखिए यहाँ से, यहाँ आपका वोल्टेज जो था वो कैसा था, VM sin ओमेगा टी, इट वाज वेरिंग साइनोसॉइडली, तो और करंट भी वेरी कर रहा है साइनोसॉइडली। ओके, समझ आ रही बात। तो दोनों का ग्राफ साइन थीटा के ही फॉर्म में बनेगा। एक का एम्पलीट्यूड, सिंपल सी बात है, आप देखिए एक का एम्पलीट्यूड छोटा है और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है, बड़ा है, ठीक है, बस इतनी सी बात तो है। तो आपको बताइए दोनों में कौन सा करंट है, कौन सा वोल्टेज है, बता सकते हैं। विच वन इज करंट एंड विच वन इज वोल्टेज। सिंपल तो है, नहीं समझ आ रहा है। ये जो लिखा है मैं सही लिखा हूं कि गलत है। एक ग्राफ मैं बोल रहा हूं कि ये वाला ग्राफ करंट का है और ये जो दूसरे वाला कलर का ग्राफ है ये वोल्टेज वाला है, सही है गलत? हाँ, गलत है। क्यों गलत है? देखो सीधी सी बात है, हम लोग कंपेयर सिर्फ IM और VM को करेंगे, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एक का एम्पलीट्यूड कम है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम हो रही हैं, बोलो। तो दोनों में किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बताओ, IM का या VM का, बताओ। IM इक्वल्स टू आपको दिखाया VM अपॉन में R, है ना। तो ये था आपका VM। अब उसमें आप किसी चीज़ से डिवाइड कर दीजिए। पहले मान लीजिए 10 था, उसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 5। तो ये चीज़ आपका पहले से ज़्यादा है या कम, इससे ज़्यादा है या कम आएगा। रेसिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वैल्यू उसकी कुछ ना कुछ होगी रेसिस्टेंस की, तो कुछ ना कुछ आप उससे डिवाइड करेंगे तो ये जो करंट आएगा, इसका करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी, एज कंपेयर टू VM। समझ आ रही है बात। तो बताइए ये जो लिखा है वो सही है गलत, गलत। सो ये आपका जो है एक हो गया, इसमें से कौन सा, दिस इज द ग्राफ फॉर वोल्टेज एंड दिस इज द ग्राफ फॉर करंट। ओके, तो आपसे ये प्लॉट करने के लिए बोलेगा IM और VM में, और फिर आपको ऐसे एरो दे देगा, A और B बोलेगा आइडेंटिफाई करना है, अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन आएगा। समझ आ रही बात कि कौन सा वोल्टेज वाला है ग्राफ, कौन सा करंट वाला है ग्राफ, क्लियर है। चलिए, अच्छा ये IM को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, IM को करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक बात और इम्पोर्टेंटली, यहाँ पर ये चीज़ इस पूरे चैप्टर में सबसे मेन जो है ना प्रॉब्लम होता है फेज का, ठीक है। पूरे चैप्टर में फेज कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फेजर डायग्राम, फेज के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेम फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेज के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। फेज किसको बोलते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम की, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये ओमेगा टी को मान लेते हैं टाइम है अभी फिलहाल, ठीक है, समझ गए। तो ये टाइम को हम लोग क्या बोलते थे, T बाई, अगर ये पूरा कंप्लीट T है तो ये क्या होगा T बाई 2, और ये क्या होगा T बाई 4, और ये क्या होगा 3T बाई 4। आ रही बात समझ में। देखिए अगर
मैं पूछूं कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम टाइम पे मिनिमम वैल्यू ले रहा है या जीरो वैल्यू ले रहा है? सही या गलत? ये देखिए, जीरो वैल्यू करंट और वोल्टेज का इस जगह पे है, जीरो वैल्यू यहाँ पर है, इस जगह पर कौन जीरो हो रहा है, करंट या वोल्टेज? दोनों। इस जगह पर कौन जीरो हो रहा है, करंट या वोल्टेज? दोनों। समझ आ रही है बात? सो करंट, बोथ द करंट एंड वोल्टेज बिकम्स जीरो एट द सेम टाइम, यस और नो? ठीक है। इस जगह पर T/4 पे कौन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, करंट या वोल्टेज? T/4 टाइम पे दोनों में से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, करंट ले रहा है या वोल्टेज ले रहा है? दोनों ही ले रहा है ना। अरे बाबा एक बात बताओ, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यही तो है कि और कहीं है? आप लोग इस दोनों में कंपेयर करने लगे, करंट और वोल्टेज में। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है। सो इस टाइम पे करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है और वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है। अच्छा, और इस टाइम पे T/4 टाइम पे कौन अपना मिनिमम वैल्यू, इस वैल्यू को मिनिमम वैल्यू बोलेंगे ना, इधर की तरफ नीचे वाला, इसको बोलेंगे इधर वाला जो आएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, उस समय में मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इस टाइम पे 3T/4 पे कौन मिनिमम ले रहा है, करंट या वोल्टेज? दोनों ही ले रहा है। समझ आ रही बात? तो ध्यान से समझिएगा, मतलब हर जगह पर आप अगर बात करेंगे दोनों जो है सेम तरीके से जा रहा है। ठीक है। तो अगर कोई भी दो वेव्स, ठीक है, अगर सेम टाइम पे जीरो वैल्यू ले, मैक्सिमम वैल्यू ले, मिनिमम वैल्यू ले, और भी बाकी और भी चीजें सेम सीक्वेंस में चले, तो उसको हम लोग बोलते हैं दे आर इन सेम फेज। समझ आई बात? फेज का थोड़ा बहुत बोलिए, बाकी और चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फेज के बारे में। अभी फेज समझ आया कि नहीं, कैसा होता है, क्या होता है? ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग, अच्छा एक चीज और बताइए, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इस पूरे एंटायर साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी, बताइए। करंट इन एवरेज वैल्यू फॉर द एंटायर साइकिल, है ना, फॉर कंप्लीट साइकिल, तो क्या बोलेंगे आप? हाउ मच? जीरो। बताया था ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू इधर वाला पॉजिटिव होगा और इधर वाला वैल्यू, सॉरी ये करंट वाला तो ये था ना, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंटायर साइकिल में जीरो, ओवर अ कंप्लीट साइकिल करंट, एवरेज करंट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर जीरो से T/2 यानी कि फॉर हाफ साइकिल अगर बात करेंगे, हाफ साइकिल में एवरेज करंट कितना आएगा, I एवरेज इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यही होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं पे करंट ज्यादा हो रहा है, कहीं पे करंट कम हो रहा है, तो जीरो से लेके IM के बीच में हो रहा है। ठीक है। तो आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये ग्राफ आपको इस तरह से ऐसे जो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ये एरिया, ये देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ क्या? अगर मैं ऐसा बोलूं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्या? नहीं हुआ। ऐसे अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हो जाएगा, है ना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एवरेज वैल्यू जो होगा जीरो और मैक्सिमम के बीच में कहीं लाई करेगा कि नहीं? तो इसलिए जीरो और मैक्सिमम के बीच में जब वो लगभग 63% पे आएगा तब जाके एवरेज वैल्यू बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछूं मैं कि ये बताइए कि पावर का क्या सीन बनेगा यहाँ पर, पूरे एंटायर साइकिल में पावर कितना आएगा? पावर के बारे में क्या ख्याल है आपका? पावर का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? क्या होता है? I²R। हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बताइए एंटायर, जैसे कि कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज पावर की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी एवरेज करंट का स्क्वायर इनटू में R। तो ये देखिए करंट, आपका एवरेज करंट कितना आया था? जीरो आया था। अरे बोलो,
तो 0 का स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो पावर कितना आना चाहिए? 0। समझ आ रही बात सबको? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये सब इल्यूजन है, यही तो फिजिक्स है, ठीक है। अरे बाबा ये बताओ, करंट आपका एवरेज करंट एंटायर साइकिल में 0 हुआ था, ठीक है, तो एवरेज करंट यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर है, करंट नहीं है ये, एवरेज करंट रहता तो मैं बोल देता कि चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना, यहाँ से यहाँ तक का पहले कुछ आएगा पावर आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर, फिर ये भी जो है आपका आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर आएगा, ये अलग, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव जो करंट है उन सबको क्या कर दिया होगा? पॉजिटिव, स्क्वायर है ना, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्या एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 होगा या क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भावनाओं में बह गए, आई एवरेज तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। आज टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पावर के बारे में देख रहे थे ना। तो पावर जो है हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला कितना है? आई स्क्वायर आर, ठीक है। सो क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है 0 होता है, बट वो हाफ साइकिल में है ना, सॉरी कंप्लीट साइकिल में, लेकिन ये जो आई स्क्वायर है ये पावर को 0 नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था इससे पहले, तो इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं, ठीक है। एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज पावर होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो आई कौन सा आई यूज करेंगे यहाँ पर? ठीक है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज पावर की बात करें, ठीक, तो एवरेज पावर के लिए यहाँ पर आई की जगह क्या लिख देंगे? आई यहाँ पर ही सीधा लिख देते हैं, पहले आई की जगह क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। ये बात आ रही समझ में सबको? पहले समझ लीजिए, आई की जगह पे हमने लिखा आई एम साइन ओमेगा टी, ओके। अब इसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर करेंगे तो आई एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोई दिक्कत? इंटू में यहाँ पर क्या आ गया? आर, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो इस पूरे की एवरेज वैल्यू की बात करनी पड़ेगी, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर का एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू हम लोग किसका फाइंड आउट करेंगे? जो कांस्टेंट होगा, जो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट का, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, बताओ बच्चों 10 की एवरेज वैल्यू क्या होगी, क्या बोलेंगे? 10 ही होगा। तो कांस्टेंट जो भी है क्वांटिटी, उसकी कोई एवरेज वैल्यू, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एवरेज निकालो, जो निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट कौन कौन सा है बताइए इसमें से? आई एम तो कांस्टेंट है, करंट एम्पलीट्यूड, उसको बाहर कर दीजिए। रेसिस्टेंस क्या कांस्टेंट होता है कि चेंज होता है? यहाँ पर तो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज कौन हो रहा है? एक ये वाला टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो दिस इज, यानी एवरेज वैल्यू किसका निकालेंगे यहाँ से? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का,
ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि जब इसको अभी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में मैंने बताया था आपको, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, क्योंकि बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है ना। पिछले में भी देखा था हम लोग, पिछले डेरिवेशन में भी। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को देखिए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया, तो इसका साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर आपको पिछला डेरिवेशन याद हो तो उसमें हम लोग ये इसकी वैल्यू निकाले थे, साइन स्क्वायर जो फिर से वहाँ पर आया था, इसकी वैल्यू 0 से t तक इंटरवल में निकाले थे, है ना, जब हम लोग RMS वैल्यू निकाल रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से t में t/2 आया था। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 0 से t में नहीं कर रहे हम लोग, सिंपली एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू ओवरऑल कट के 1/2 आएगी, ठीक है। बट यहाँ कैसे आएगी वो बता दे रहा हूँ मैं। इसको हम लोग एवरेज पावर वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर से देखिए, कांस्टेंट में 1/2 हमारा क्या हो गया बाहर, 1/2 को बाहर कर दिए, माइनस अगेन 1/2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अरे भाई इस 2 का तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको बाहर कर दिया, लेकिन ये 1 माइनस था तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा 2, ऐसे लिख दिए, बोलिए, ठीक है। तो अब यहाँ से अब मेन बात यह है कि कॉस 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो कॉस 2 ओमेगा टी के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए। और क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवर अ कंप्लीट साइकिल कर रहे हैं, 0 से t के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको, एवरेज वैल्यू कल बताए थे हम लोग 1/t यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, और इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक cos 2 ओमेगा t dt का, ऐसे ही तो निकालेंगे एवरेज वैल्यू, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ठीक है। अब 1/t ये है, और cos 2 का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा t और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये सब बहुत बार हो चुका है, समझ आ रही बात सबको? चलिए 1/t। अब देखिए कुछ लोग समझ भी रहे होंगे, ये 2 ओमेगा बाहर हो गया, साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट कैपिटल T माइनस साइन 0। कोई दिक्कत किसी को? अपर लिमिट 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, तो साइन 0, साइन 0 तो 0 ही होता है, और ये भी देखिए ये भी 0 ही होगा। कैसे कैसे, ये देखिए साइन 2 ओमेगा की जगह 2π/t लिख दें, और इंटू में ये t कैंसिल, तो साइन 4π की वैल्यू क्या हो गई बोलिए 0, क्योंकि साइन n π कितना होता है 0। ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, सेम एज इट इज, याद है कि नहीं? तो इस पूरे की वैल्यू को हम 0 लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, ओके। तो देख रहे हैं ना इंटीग्रेशन बार बार आ रहा है आपके पास। सो दिस इज 1/t, ठीक है, इंटू 2 इंटू, छोड़िए इसको कोई मतलब ही नहीं है, 2 ओमेगा जो भी रहे, ये तो पूरा 0 ही आ रहा है ना, 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी आ गई 0। आ रही बात समझ में सबको? अरे बोलो, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसका मतलब ये बोल सकते हैं जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई बताइए? ये पूरा 0 और 1/2 इंटू 0 0, सिर्फ क्या बचा 1/2। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दिस रिजल्ट, है ना। इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 1/2, ठीक है इतना, ओके। इसको मिटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाले को मिटा दूं।
तो अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, देखिए अब इस वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू निकल गई 1/2। अब यहाँ पर सिर्फ Im² इंटू R और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, मतलब इसकी जगह पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर एवरेज पावर इक्वल्स टू Im² इंटू R और इसकी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से पावर, एवरेज पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, एवरेज का सिंबल ये है Im² R/2। सो दिस इज द एवरेज पावर। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में सबको? ठीक है, इसको जल्दी लिखिए। मिटाऊं? ठीक है, अब देखिए, अब अगर ध्यान से देखिएगा ये जो एवरेज पावर आया है, ठीक है, लेकिन हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I² इंटू R। सो दिस इज द फॉर्मूला डिराइव्ड हियर। ओके, एंड ये फॉर्मूला है आपका I² R जो हम लोग एक्चुअली पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर सिर्फ ये आ रही है कि यहाँ पर R तो है ही, R तो हो गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ से I की जो ये वैल्यू हो रही है, I² की वैल्यू, ये किसके बराबर हो रही है? Im²/2 के बराबर हो रही है। समझ आ रही है बात सबको? बोलिए। तो एक्चुअली में ये पावर और ये पावर, दोनों पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इस दोनों पावर को कोरिलेट करने के लिए इस करंट की वैल्यू को हम लेके आएंगे, है ना, और इसी को कोरिलेट करेंगे किससे? RMS वैल्यू ऑफ करंट से। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस I इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए। ये देखिए, ये क्या किया हमने? स्क्वायर, फिर उसका क्या किया? मीन, और फिर रूट, ठीक है ना। तो ये I आपको एक्चुअल में लाने के लिए हमने क्या किया? रूट मीन स्क्वायर का हेल्प लिया, और यहीं से ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हुए, ठीक है। और ये वैल्यू Im² कितना आ रहा है? Im² डिवाइडेड बाई 2 इसका अंडर रूट। आ रही बात समझ में? ठीक है, इधर वाला मिटा दूं इसको। ओके, अब यहाँ देखिए, ये इस I की वैल्यू कितनी हो रही है? Im का होल स्क्वायर है। अभी पहले देख लीजिए, अब ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। Im का होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा यहाँ पे? Im, बोलिए ना, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? √2, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस वैल्यू, ये कब होता था हमारा? जब डायरेक्ट करंट हम लोग सप्लाई करते थे, है ना। जब कभी भी किसी भी रेसिस्टर में डायरेक्ट करंट सप्लाई करते थे, तो वहाँ से हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे ना 10th में, I² R होता है। तो ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज डायरेक्ट करंट की वैल्यू है। इसी डायरेक्ट करंट में हम ये चाहते हैं कि दोनों सेम पावर डिलीवर करें, ये भी और ये भी, दोनों पावर सेम हो, और रेसिस्टेंस दोनों का सेम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना अमाउंट ऑफ करंट आया, इसी करंट को हम क्या बोल देते हैं? RMS करंट, है ना। तो याद कीजिए, इससे पहले जो हम लोग RMS वाला जो डेरिवेशन किए थे उसमें हीट के फॉर्म में लाए थे, बट NCERT ने देखिए कितना सिंपल शब्दों में इसको, सिंप्लीफाइड वर्जन में कुछ नहीं किया। पहले फॉर्मूला लेके आया, फिर उसमें बता दिया, हीट को इसमें यहाँ पर लाया ही नहीं, ठीक है।
तो पावर के फॉर्म में एनसीईआरटी ने किया हुआ है, ठीक है। और बाकी किसी भी बुक में और कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इन फॉर्म ऑफ हीट रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है पावर को इक्वेट करने के चक्कर में इस करंट को इस करंट के साथ क्या किया, कोरिलेट किया, और यहीं से आपका क्या आ गया, Im/√2 एंड दिस I इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एंड कम्स आउट टू बी Im/√2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स Im। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से। अगर हम लोग VRMS की बात करें तो कितना हो जाएगा, Vm/√2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स V मैक्सिमम। ओके, सो दिस इज योर VRMS। नाउ अगर हम इस पावर के को अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ एक बार और लगा लेते हैं। Vm इज इक्वल्स टू Im इंटू आर। बोलिए, ये हम लोग ये बता सकते हैं कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू जैसे हम लोग डिराइव किए थे, ठीक है, इससे पहले, कि जो Im की वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू Vm/R। तो हम लोग ये लिख सकते हैं Vm इज इक्वल्स टू Im इंटू आर। अब दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्यों किया डिवाइड? ये क्या है हमारा, ये कौन सा है, फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी के लिए यूज करते थे ना, Im इंटू आर। बोलिए, अब इधर भी √2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी √2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है। अब Vm/√2 क्या होता है बताइए, Vm/√2 क्या है, VRMS, या फिर इसको आप सिंपली वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू Im/√2 क्या है, IRMS, या सिंपली I भी बोल सकते हैं जो आपका DC में होगा, ठीक है, इंटू R। तो यहाँ से देखिए आपका ओम्स लॉ ऐसे आ गया, ठीक है। तो RMS के फॉर्म में भी हमारा ये डिराइव हो रहा है फॉर्मूला, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में शायद मैंने आप लोग को ये जो √220 वोल्ट को बोला था कि अगर ये RMS वैल्यू है तो इनटू में अगर हम लोग √2 करेंगे तो ये 311 वोल्ट होता है। वहाँ पर शायद मैंने आपको 250, ये आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 250 इंटू √2 मैंने बता दिया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। 220 अगर वोल्ट आ रहा है तो उसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट होती है, ठीक है। तो वो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर ही सकते हैं आप लोग। हाँ, तो उतना ही आएगा, 311.2 या 0.8 ऐसे ही आएगा, ठीक है। ओके, सो इसी के ऊपर में एनसीईआरटी में सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, कि जो IRMS इज़ द इक्विवेलेंट DC करंट, ठीक है, पेज नंबर 236 पे, IRMS इज़ द इक्विवेलेंट DC करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन किया एनसीईआरटी ने इन द फॉर्म ऑफ पावर लॉस, ठीक है। ओके, तो इसी के बेस पे आपका जो एग्जाम्पल नंबर 7.1 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।